का टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसको बेटा कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसको बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो भी कहा जाता है। बेटा रदरफोर्ड जो है इसने 1911 में बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि बेटा एक गोल्ड फॉयल ली जिसकी बेटा थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। अक्सर बच्चे जो है जब इसकी थिकनेस लिखने लगते हैं तो उनको परेशानी होती है। आपने याद रखना है कि पॉइंट के बाद 4 है ना, तो 4 0 लगा के आपने 4 लिखना है, ठीक है। उन्होंने बेटा गोल्ड फॉयल की जो है गोल्ड फॉयल ली जिसकी कुछ थिकनेस जो है वो इतनी। इस गोल्ड फॉयल के ऊपर रदरफोर्ड ने जो है बेटा अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की, बेटा अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है जी। और बेटा अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे पास हीलियम जो है इसके न्यूक्लियाई को क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल्स। बेटा इनका सोर्स जो है वो यहाँ तो बेटा हमारे पास पोलोनियम को इस्तेमाल किया जाता है, या किसको बेटा रेडियम जो है ये सोर्स है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है जी। इनसे जो है वो अल्फा पार्टिकल्स जो है हमारे मिलते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, गोल्ड फॉयल ली और उसके ऊपर जो है वो अल्फा पार्टिकल्स की क्या की, बम्बारमेंट। जब उसने बम्बारमेंट की तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स की रेज जो है वो सीधा यहां से गुजर गई और आगे बेटा यहाँ पे जिंक सल्फाइड जो है इसकी प्लेट लगी हुई थी। इससे मैंने उस दिन भी बताया था कि ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है। ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है जो कि शो कर रही है जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आएंगे इधर जाके स्ट्राइक करेंगे और यहाँ पे स्पॉट्स बनाते चले जाएंगे। मतलब ये है यहाँ से जो है वो अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, ठीक है जी। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो आए और टकरा के डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और कुछ ऐसे थे जो जहां पे जाके टकराए वहां से बिल्कुल वापस आ। तो इससे बेटा रदरफोर्ड ने जो है ये रिजल्ट निकाला कि एटम के सेंटर में बेटा जी कोई बहुत ही जो है वो हाई चार्ज डेंसिटी वाली चीज है, ठीक है जी। हाई चार्ज डेंसिटी वाली कोई भी जो है ना वो चीज है और उसने इसको नाम दिया, वो क्या है जी, न्यूक्लियस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स भी बेटा हमारे पास न्यूक्लियाई हैं और ये अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियाई से टकरा के जब टकराए हैं तो या तो डिफ्लेक्ट हो गए डिफरेंट एंगल के ऊपर, या जाके जो है वो बिल्कुल इस तरह से टकराए हैं कि वो बिल्कुल सामने है, तो वहां से टकराने के बाद बिल्कुल वापस आ गए हैं। ये देखे बिल्कुल पीछे की तरफ वापस। उसने पता किया, एक तो रिजल्ट निकाला कि हाई चार्ज डेंसिटी वाला कोई भी थिंग है जिसको न्यूक्लियस उसने बोला। इस एक्सपेरिमेंट से एक उसने रिजल्ट ये निकाला। दूसरा उसने रिजल्ट क्या निकाला कि ज्यादातर जो चीजें हैं वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें से बाहर चले गए और जाके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर टकराए हैं। तो उसने बोला कि एटम के अंदर ज्यादातर क्या है, एम्प्टी स्पेसीज हैं। क्या है बेटा जी, एम्प्टी क्या है, स्पेसीज है जहां से जो है वो अल्फा पार्टिकल आसानी से गुजर गए और उनको कोई हिंड्रेंस नहीं मिली, ठीक हो गया जी। जब बेटा उसने बताया न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, एम्प्टी स्पेसीज के बारे में बता दिया, तो रदरफोर्ड ना जो है ना वो कहना शुरू हो गए कि एटम जो है ना इसका इसी तरह से जो इसका जो एटम का स्ट्रक्चर है ये प्लानेटरी जो है जैसे प्लेनेट सिस्टम है कि हमारे पास सन है जिसके अराउंड जो है वो प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो इसका भी जो स्ट्रक्चर है एटम के मॉडल के बारे में, जो एटम का स्ट्रक्चर है वो भी कुछ प्लानेटरी जो है सिस्टम से मिलता जुलता है कि यहाँ पे बेटा सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसने बोला
कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है तो मुसलसल जो है ना वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है। ठीक है, वो क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। और दूसरा इसने बोला कि एटम के सेंटर में तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या हो गया बेटा जी, इलेक्ट्रॉन हो गया जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा इससे जो है वो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो इलेबोरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मुसलसल मूव कर रहे हैं और वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो उनकी तो एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसे है कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो इनको अट्रैक्ट करना चाहिए और एटम का स्ट्रक्चर इस फॉर्म में भी कोलैप्स हो सकता है, ऐसे भी कोलैप्स होगा। तो बेटा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो है वो कुछ डिफेक्ट्स थे जिनको बेटा जी बाद में जो है वो ठीक किया था। हमारे पास जो है बोहर का मॉडल है और साथ में बेटा मैक्स प्लैंक्स का। ठीक है, हमने बेटा मैक्स प्लैंक्स का और जो है साथ में बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है इसको भी जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना है। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है, जब भी पेपर में ये क्वेश्चन आना है आपने बेटा ये 4-5 जो इंफॉर्मेशन लिखनी है कि ये कब एक्सपेरिमेंट किया गया, किस मटेरियल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसकी थिकनेस क्या थी और एलिमेंट्स कौन से जो है वो बम्बारमेंट किन की गई, अल्फा पार्टिकल्स की गई, और ये डायग्राम बना के आपने वो 2 पॉइंट्स जो है वो साथ में लिखते हैं। ठीक हो गया जी। बेटा आज हमने जो अभी टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा ये चैप्टर 5 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रिसेंटली हमने पढ़ा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसमें बेटा हमने क्या पढ़ा है कि बोला जो उसने मॉडल दिया है कि प्लानेटरी जो है मॉडल दिया है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है जी, और वो एनर्जी की अमाउंट कितनी है, कितनी अमाउंट में वो जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इसका जो है वो कोई पता नहीं। ठीक है बेटा, इन मिस्ट्रीज को सॉल्व किया हमारे पास प्लैंक्स ने। प्लैंक्स ने हमें बताया कि एक एटम जो है, कोई भी एटम है हमारे पास, वो बेटा एक फिक्स्ड अमाउंट, क्या मैंने बोला है, फिक्स्ड अमाउंट। बेटा यहाँ पे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे जो है वो सब बच्चों की एक फिक्स्ड फीस है, वो आप फीस दोगे तो इधर पढ़ोगे, नहीं फीस दे रहे तो आप नहीं। इसी तरह जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे या एनर्जी एमिट करे, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि उसने एनर्जी को अपने अंदर जज़ब कर लिया, और एमिट का मतलब क्या है कि अपने से जो है वो एनर्जी वहां से क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो बेटा ये एटम जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, या तो एब्जॉर्ब कर लेंगे या वो क्या करेंगे बेटा जी, रिलीज करेंगे। और इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा, क्वांटा। ठीक है, इसी का कहते हैं क्वांटा। बेटा मॉडर्न साइंसेस में इस क्वांटा को हम फोटोन कहते हैं। क्वांटा और फोटोन दोनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन फोटोन स्पेशली जो है वो एसोसिएटेड है विद सन एनर्जी से या लाइट एनर्जी से जो है वो एसोसिएटेड है। ठीक हो गया जी। अब बेटा इन्होंने एक चीज पहले तो हमें क्वांटा का जो है वो कंसेप्ट दिया। सबसे पहले इन्होंने जो पास अपना जो है वो पास्टुलेट दिया अपनी थ्योरी का, क्वांटा प्लैंक्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली जो है ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है जी, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके अराउंड जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जब तक तो इसी शेल में मूव कर रहा है तो ना तो ये एनर्जी
एब्जॉर्ब करेगा और ना ही क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक हो गया जी। ये इसका क्या है, फर्स्ट पास्टुलेट। दूसरा बेटा पास्टुलेट क्या कहता है कि बेटा ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है जी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी। और बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये बेटा h किसके इक्वल है, h की वैल्यू है 6.625 10 रेज -34 जूल सेकंड। ठीक है जी, ये जो है प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है जी, कि बेटा ये मैं पॉइंट बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली जो है वो कैसे है और इसका मतलब क्या है इसका। दूसरा बेटा क्या है कि एक एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी रिलीज कब करता है। ये देखिए बेटा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एनर्जी लेवल है और एक ये एनर्जी लेवल है। ये एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करे, एनर्जी एब्जॉर्ब करे। ठीक है जी, एनर्जी क्या करे, एब्जॉर्ब करे और ये लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है जी, एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कब करते हैं, जब लोअर एनर्जी लेवल से वो हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं। और एनर्जी एमिट कब करेंगे कि ये बेटा एक शेल है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल में पड़ा हुआ है। वो हायर एनर्जी लेवल से इस लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो यहां से क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यहां से एनर्जी फिर क्या होगी बेटा जी, रिलीज होगी। ठीक हो गया जी। फिर आप बेटा बताओगे कि ये जो हमारा एनर्जी इज इक्वल टू है h म्यू के, फ्रीक्वेंसी के, तो बेटा आप बताओगे फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, c ओवर लैम्डा। c ओवर लैम्डा, यानी कोई भी एटम है उसकी जो एनर्जी वो एमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। ठीक है जी, अगर मेरे पास एक लाइट है जिसकी, या लाइट की ही बात करते हैं, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी एनर्जी फिर क्या होगी, कम। आपने बेटा अक्सर लोहे को गर्म करें तो लोहा पहले लाल होता है, तो लाल की फिर क्या है, वेवलेंथ कम है और एनर्जी क्या है, सॉरी वेवलेंथ उसकी क्या है, ज्यादा है और एनर्जी क्या है, कम है। उसके बाद उसे और हीट करते चले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, नीला होगा। उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है और एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ और एनर्जी आपस में क्या है बेटा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां बेटा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 1 ओवर लैम्डा जो है ये किसके इक्वल है, हमारे पास वेव नंबर के। बेटा ये छोटे छोटी सी डेफिनेशंस आपने याद कर ले दी हैं। व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ का आपको पता है कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। और बेटा वेव नंबर क्या होता है कि जो है वो पर यूनिट लेंथ जो है वो जितनी वेव्स आ रही हैं वो क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या बन गई, E इज इक्वल टू एच सी म्यू बार। ठीक है जी, बेटा ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर। जैसे फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी तरह वेव नंबर के भी ये क्या है, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। समझ आई है बेटा जी यहाँ तक आपको। अब एक एटम है जो कि बेटा ये देखें उसके इलेक्ट्रॉन है ऐसे किसी बहुत बड़े एनर्जी लेवल से जो है वो किसी छोटे से एनर्जी लेवल में आएगा, तो जितने बड़े एनर्जी लेवल से आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और जितने लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी भी क्या करेगा, एब्सॉर्ब।
ठीक हो गया बेटा जी, समझ आ गई है बेटा। प्लांक्स क्वेश्चन जो है वो आपने जब भी लिखना है पहले आपने क्वांटा को डिफाइन करना है, ठीक है, और फिर आपने बताना है कि एनर्जी जब भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करता है और ना ही क्या करता है, अमिट करता है। ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब या अमिट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट h यूज करते हैं जो कि क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू और साथ में आपने यूनिट लिखना है, ठीक है। फिर आपने इसको जो है वो इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक हो गया जी। ये है बेटा आपका प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक हो गया जी।